ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग कल लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि हाँ, मैं रिविजिट करवाया था तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का, सब फॉर्मूले बताए थे। ये सारे फॉर्मूले कनेक्ट करने के लिए जरूरी थे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रॉपर्टीज होगा उसमें तुम लोग देख पाओगे कि कैसे जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो है सो यह समझना है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है और इन्वर्स फंक्शन पहले क्या है वो समझते हैं। तो कोई फंक्शन इन्वर्स बन सकता है कि नहीं, ये कैसे समझेंगे? कोई फंक्शन, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जब मैं तुम लोगों को डिस्कस किया था, याद करो, उसका ग्राफ भी मैं बताया हूँ। सारे इन्वर्स फंक्शन का मैं ग्राफ भी बताया हूँ ना, ठीक है। फिर ये उससे पहले मैं कितने टाइप के फंक्शन होते हैं जो 12th के पोर्शन में है, 1 1 ऑन 2 सबकी मैपिंग बताया था, मैपिंग में डिफरेंस करके तुम लोग समझे थे। और जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके प्रॉपर्टीज मैं छोड़ दिया था वहां पे, क्योंकि दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं क्या किया कि मैं तुम लोगों को वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया था, मैं वापस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, वापस से सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा रिपीट होगा, थोड़ा सा रिवाइज होगा। इन्वर्स फंक्शन क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होता है, उसके ग्राफ कैसे होते हैं, दैट विल बी अ रेपिटेटिव थिंग, ठीक है। वो थोड़ा सा रिपीट होगा, बट हम क्या करेंगे उसको रिपीट करते हुए और तब हम कनेक्ट करेंगे। इसको मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो तुम लोग पढ़े हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज तुम्हारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का, जो तुमको मैं फॉर्मूला से बताया हूँ उसको तुम यहाँ पे कनेक्ट करते हो, है ना। इतना क्लियर है? तो मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को अभी थोड़ा देर पहले पूछा था, व्हाट इज 1 1 फंक्शन। तो तुम लोगों को याद दिला दूं कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। कोई बताओगे? अगर कोई बताओ, एकता तुम 1 1 फंक्शन कुछ भी बोलो जो तुमको याद है। ऑन टू फंक्शन, देखो समय दिए थे ना, तुम लोग को 2 दिन का प्रॉपर टाइम मिला हुआ था, और तुम लोग को बोले थे कि रिलेशन एंड फंक्शन जब पढ़ लोगे 1 1 ऑन टू फंक्शन तो यहाँ कनेक्ट करना आसान रहेगा। वन वन का उल्टा क्या होता है, 1 1 का दूसरा नाम क्या है? 1 1 ऑन टू, जो एक फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है उसका नाम क्या है? 1 1 ऑन टू जिसको एक साथ कहते हैं। देखो अब थोड़ा सा लग रहा ना, टीस मार रहा है ना यहाँ पे सब पढ़े हुए थे, धुंधला धुंधला सा है। सब्जेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, कहाँ पे क्या डिफाइन होता है। तुम लोग को कंसेप्ट शायद क्लियर है। मैं यहाँ पे एक तुमको एरो डायग्राम बताऊं तो तुम लोग ये कह पाओगे कि ये 1 1 है कि नहीं, ये बताओ। क्या ये 1 1 फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इसका मतलब तुम लोगों का कंसेप्ट अभी भी है, भले ही सब कुछ भूल गए हो बट कंसेप्ट अभी भी दिमाग में है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 A B C, ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। ये 1 1 के साथ एक और है, ये ऑन टू भी है। तुम लोग रिवाइज करना, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली रिलेशन फंक्शन का पार्ट है। अब वो जितना डिटेल में तुम लोगों को बताया है ना, ठीक है, तुम लोग खुद समझ सकते हो, बहुत ज्यादा हम लोग उसमें समय इन्वेस्ट किए हैं। हम लोग क्या है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए पहले इन्वर्स फंक्शन को समझते हैं।
व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। आज पक्के से रिवाइज करना, क्योंकि कल में यदि उसमें से कुछ पूछता हूं तुम लोगों को जवाब देना चाहिए। सभी लोग जवाब देने के लिए तैयार रहना। आज जाना तुमको करना क्या है, बस जितना भी उसमें लिखा हुआ सबके डेफिनेशन वगैरह से एक बार देख लोगे, बस एक नजर दौड़ाओगे, तुम लोग को पूरा याद हो जाएगा। जब चीज समझे होती है ना, जब चीजों को समझ चुके होते हो, तब उसको रिवाइज करना बहुत आसान होता है। और मैं ऐसा आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग समझे हो, है ना। इतना टाइम हम दिए हैं और बताए हैं उस सब चीजों को, तो मैं होप रखता हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग समझे हो उन सब चीजों को। तो एक बार जब मैं इनवर्स फंक्शन उसमें जो बताया हूँ उसी को वापस से कनेक्ट करते हैं। इनवर्स फंक्शन, if a function f is 1 1 and on 2, दूसरे वर्ड में इसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव, फ्रॉम x फ्रॉम a एक सेट है जिसमें से एक एलिमेंट है x बिलोंग्स टू a, टू b एक दूसरा सेट है जिसमें y एक एलिमेंट है, y बिलोंग्स टू b, है ना, और y को हम f ऑफ x लिखते हैं। तब एक फंक्शन होगा, एक g फंक्शन है विच एसोसिएट each y to one and only one x is called inverse function of f, ठीक है, and is denoted by g is equal to f inverse, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू f, x इक्वल्स टू g ऑफ y इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y। ये इसका मतलब हुआ। तो कंडीशन क्या है कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा तभी वह इन्वर्टिबल होगा। यदि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो वह इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। हम इन्वर्स तभी कर सकेंगे जब फंक्शन की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन की डिटेलिंग तुम लोग रिवाइज कर लेना। उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। अब देखो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है दिक्कत, कि वह जो है, पहले इतना इतना नोट करो, नोट करो, तो मैं समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी।
मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी नहीं याद होगा। याद है? बोलो एक का। हाँ 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 हाँ, पार्ट हम लोग लेते हैं। वो पार्ट कहाँ होना चाहिए? वो पार्ट का लोकेशन हम लोग ग्राफ जो बनाते हैं ना, उससे हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है सो डिसाइड करने में आसानी होती है। एक्चुअली ओरिजिन के पास हो, क्लोज टू ओरिजिन हो और न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू हो, दो कंडीशन होते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चुनने के लिए, क्लोज टू ओरिजिन एंड न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू। वो मैं अभी डिफाइन करूंगा, पहले हमको इस चीज का आंसर दो, किस एंगुलर वैल्यू के लिए साइन है सो 1/2 देगा? π/6, केवल π/6 पे ही देगा। हम लोग एंगुलर रोटेशन की बात करें तो कितने एंगुलर रोटेशन हो सकते हैं? एंगुलर रोटेशन करेंगे किस किस डोमेन, मतलब किस किस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये पॉजिटिव 1/2 यील्ड करेगा, वो भी सोचो। फर्स्ट और सेकेंड में जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड में कैसे कैसे निकालेंगे सो बताओ। और साइन होना चाहिए, इसीलिए हमको इस प्रकार से लिखना है कि ट्रांसफॉर्म भी नहीं करना है। एक तो तुम लोगों ने कहा π/6, फिर 3π/2। अरे ऐसे बताओ ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आना है ना, और चेंज नहीं चाहिए तो π-π/6। एक होगा π-π/6, फिर 2π प्लस π/6। 2π प्लस π/6 मतलब पूरा कंप्लीट रोटेशन करके फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आए। फिर उसके बाद उल्टा रोटेट करेंगे, मान लो तो जैसे मान लो ये हो गया पाई, फिर 2π, फिर 3π, 3π माइनस π/6, 3π माइनस π/6, फिर 4π प्लस π/6 हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कितने हैं, कितने वैल्यूज हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे जैसे हम रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, है कि नहीं? तो देखो, हम इसमें से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं क्या? ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है π/6। ये कितना हुआ? बात नहीं 5π/6 और ये हो गया 13π/6, फिर 17π/6। तो देखो, अगर एक फंक्शन है इस प्रकार से f इक्वल टू साइन ऑफ x, ये हमारा x है, हम a सेट से ले रहे हैं और ये x बिलोंग्स टू a ले रहे हैं, और हम दूसरा ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें हमको सिर्फ 1/2 चाहिए, है ना? यह भी दे रहा है, 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 हर कोई क्या दे रहा है? सेमी वैल्यू दे रहा है। क्या ये 1 1 रहा? ये क्या हो गया? मेनी वन। ये क्या हो गया? मेनी वन। अब ये मेनी वन हो गया तो क्या ये इन्वर्टिबल है? नहीं। जैसे ये मेनी वन हो गया, ये इन्वर्टिबल नहीं है।
लेकिन हमको इन्वर्स करना है मान लो, तो क्या करेंगे हम? कुछ तो करना होगा ना चेंज। क्या करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे, है ना। इसीलिए मैं लिखा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और देखो उसमें भी पढ़ाया था, तुम लोग कॉपी जब खोलोगे तो उसमें तुम्हें यही लिखा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कब डिफाइन होगा? तभी डिफाइन होगा जब जो डोमेन है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर दें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। जब हम लोग जो है सो डोमेन भी उसी में से लेंगे जो क्लोज टू ओरिजिन एंड न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू हो, तो फिर हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं। तो ये यहां पे लिख देंगे नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, नॉट इन्वर्टिबल। रीजन क्या लिखोगे? रीजन मीनिंग वन हो गया। हमें क्या चाहिए? इन्वर्स करने के लिए तो 1 1 चाहिए ना। नोट करते जाओ। क्या? इसी का रीजन ये वाई, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इन दोनों का आंसर यहाँ पे, समझे। जब भी हम स्टार्ट करते, याद करो, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें क्वेश्चन जरूर बनाते हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं ये, समझे। मैट्रिक्स शुरू किए उसमें हम रीजन दिए थे, जब डिटर्मिनेंट शुरू किए तो उसमें हम रीजन दिए थे, और अभी यह पढ़ रहे हैं तो रीजन देना जरूरी है। हम लोग क्यों पढ़ें? वाई। मान लो यह बी है और यहाँ पर y बिलोंग्स टू, इस प्रकार से बी है। यहाँ पे ऐसे लिख दो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब ठीक है, नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल क्यों? क्योंकि मैन इवन है, हमको 1 1 चाहिए। अब उसको मैं रीजन यहाँ पे लिखता हूं। नाउ अनलेस वी restrict such answer by giving a single value, here pi by 6, ठीक है, which is numerically smallest and closest to the origin, और इसी को हम लोग डिफाइन किए हैं एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। साइन फंक्शन कैन नॉट बिकम 1 1, ठीक है। ऑफ साइन फंक्शन is restricted to domain minus pi by 2 to pi by 2, then its value, then it gives 1 by 2 for only
5/6 and no other angular measurement. Hence, sine is invertible in -π/2 to π/2 ब्रैकेट में PVB. इतना नोट करो लैंग्वेज के साथ, ताकि कभी तुम लोग पलट भी लो तो यह समझ में आए कि क्या हम समझाए थे. If sin y is equals to x, then y is equals to sin inverse x. ठीक है, under the condition of प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो डोमेन क्या होगा, जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे तो डोमेन x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, x बिलोंग्स टू साइन इनवर्स -1 to 1. और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2. ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे. तो ग्राफ कैसा बनेगा, x पर -1 और +1 लेंगे, और y पर क्या लेंगे, π/2 और -π/2. ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा. ये है -1 और ये है -π/2. क्या लिखेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू x. ठीक है, और ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. देख रहे हो, हम इसको क्या किए, अगर ये पीसीबी में हम नहीं लेते तो कैसा ग्राफ बनता, सॉरी पीसीबी कहते हैं, पीवीबी में नहीं लेते तो, सॉरी पीवीबी में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं लेते तो कैसा ग्राफ बनता, बोलो. तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होता, क्यों, वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो मल्टीपल लाइन पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से यह फेल हो जाएगा. और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं मिनिमम ये दे रहा है ना. तो इन दोनों कंडीशन से तुम समझ सकते हो ये डिफाइंड नहीं होता, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही से हमें लेना पड़ेगा.
if cos y, if cos y equals to x, then y equal to cos inverse x under the condition of PVB। इसमें डोमेन क्या होगा? वही सेम होगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1। और बात नहीं, अरे लड़का समझने का प्रयास करो, यहां दिमाग लगाओ ना, कहां पे ध्यान है तुम्हारा? ये बताओ बस, -π/2 से π/2 पूरा नहीं आ पाएगा, -π/2 से π/2 में। जीरो से पाई, हम -π से 0 भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको पॉजिटिव लेना ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगा, इसलिए 0 से पाई लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल लिस्ट है, और दोनों ही, जैसे मान लो अगर हम -π से 0 लेते हैं तो भी हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बना सकते थे, बट इसको हम इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए इसको चुने, है ना। अब ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? 0 पे कितना होता है कॉस का वैल्यू? 1। ठीक है, अरे हम कुछ लिखे भी नहीं यहाँ पे, ये x है, ये y है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये y है, ये x है। तो यहाँ पे मान लो 1, यहाँ पे -1। तो कॉस की वैल्यू जब x इक्वल टू 0 होगा तो कॉस इनवर्स 0 कितना, नहीं सॉरी, कॉस इनवर्स, एक मिनट रुको, कॉस इनवर्स -1 और कॉस इनवर्स, देखो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो कॉस इनवर्स 1 कब होगा? 0 पे। और कॉस इनवर्स -1 कहाँ होगा? पाई पे। ठीक है, तो y हमको एक यहाँ पे लेना चाहिए π/2 और यहाँ पे लेना चाहिए पाई। तो यहाँ पे होगा -1। तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? एक पॉइंट हमको मिल गया x, यानी कि x1 है और y0 है, तो x1 और y0 यहाँ हो गया। ठीक है, फिर एक पॉइंट हमारा ये सा होगा, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू π/2, वो भी होगा। और एक हमारा पॉइंट ये होगा, x इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू पाई। तो एक पॉइंट यहाँ पे होगा, है ना, एक पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ शुरू होगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये होगा π/2। ठीक है, 3 पॉइंट कौन कौन से लिया मैंने? एक 0,1 लिया, एक 1, एक मिनट, एक उल्टा लिख दिया मैंने, एक 1,0
एक 0,π/2 और एक -1, π। इन तीनों को कनेक्ट करके ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए ये क्राइटेरिया हमने लिया है, समझे। इस तरीके से लेते हैं, बनाओ इसको, इन दोनों को ड्रॉ करो। यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट लिए? -1, -π/2, फिर 0,0, फिर 1,π/2, ऐसे लिए और तब इनको कनेक्ट किया। ये मैं कोऑर्डिनेट बताया हूं, समझे, ध्यान देना। दिस इज नॉट, मतलब ये मत समझ लेना कि ये मैं डोमेन या रेंज का कुछ बताया हूं। दिस इज जस्ट कोऑर्डिनेट। ग्राफ बनाने के लिए 3 पॉइंट को मैं कनेक्ट किया हूं, वहां भी ग्राफ बनाने के लिए 3 पॉइंट लिया हूं, जो कि वहां पे कॉर्नर में लिखा हुआ है। पॉइंट मिलेगा तभी हम कनेक्ट करेंगे ना कर्व को। कर्व भी ध्यान देना इस तरह से हो, मतलब ऐसा कर्व मत बना लेना इस टाइप का। ऐसा भी तो सोच सकते हो ना कि ऐसा कर्व होगा, ये गलत होगा, क्योंकि मैक्सिमम से इस प्रकार से कर्व बनता है। वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुम इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू ले सकते हो। जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 हुआ, 1/2 कहाँ पे आएगा? 1/2 ये π/, 1/2 π/, cos है π/3 पे, π/3 ऊपर उठा देगा ना, तो कर्व इस प्रकार से बेल से, मतलब उस शेप में, ओवल शेप में बनेगा, ऊपर की तरफ उठा होगा, ना कि नीचे की तरफ। अगर π/3 π/6 ले लोगे ना तो यही वाला कर्व सही हो जाएगा, फिर तब तो मिस्टेक हो जाएगा ना। इसलिए बीच में उस कंफ्यूजन को दूर करने एक पॉइंट ले सकते हो। Let y equals to tan x, then sorry उल्टा हो गया, tan y equals to x, then y equal to tan inverse x। ठीक है, डिफाइंड इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेना और भी आसान है कि नहीं, क्योंकि tan y जो होगा वह कहाँ से कहाँ के लिए होगा? -∞ से इन्फिनिटी के बीच में। और यहाँ पे यदि हम लोग y को ले लें, tan को सेपरेट कर दें, तो y कहाँ से कहाँ लाई करेगा? PVB में बताओ। -∞ -π/2 के लिए, +∞ +π/2 के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -π/2 y π/2। देखो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इससे क्या मतलब? हमारा जो डोमेन और रेंज होगा वो इसी प्रकार से डिसाइड होगा। तो डोमेन में क्या लिख सकते हैं?
डोमेन हमारा क्या होगा, x बिलोंग्स टू, ठीक है, ये x है, tan y की जगह x रख दो, x क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी यानी कि r, और रेंज जो होगा वो क्या होगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। यहाँ पे जो हम जो इंक्लोज कर रहे हैं वो कैसा पैरेंथेसिस है, यानी कि एंड वैल्यूज एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ग्राफ बनाओ, कैसा ग्राफ होगा, एंड वैल्यू एक्सक्लूडेड है, एक तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस पाई बाई टू, एक यहाँ पे लेंगे, और x क्या है, देखो माइनस पाई बाई टू के लिए माइनस इन्फिनिटी, समथिंग लाइक दैट, है ना, अब प्लस पाई बाई टू के लिए प्लस इन्फिनिटी, दो ही पॉइंट है, और बीच में क्या होगा, जीरो जीरो, एक पॉइंट बीच में जीरो जीरो होगा, है ना। उस पॉइंट को हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट अ वैल्यू, इन्फिनिटी इज नॉट अ मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है। उसको इसीलिए मैथ में एक्सेप्ट भी किया गया है, बिकॉज वी नीड टू डिनोट समथिंग दैट इज इनफाइनाइटली लार्ज अमाउंट, मतलब कुछ ऐसा नंबर होना भी चाहिए, इसलिए हम लोग मैथ में उसको यूज भी करते हैं। अदरवाइज तुम लोग 9th 10th तक तो वहां पे नॉट डिफाइन लिखते थे, है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो है ग्राफ इसका बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह से, ये ओरिजिन को टच भी कर रहा है और फिर इन्फिनिटी की तरफ, ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये जीरो जीरो, ठीक है, अब फ्रॉम इधर इन्फिनिटी इधर, ये हो गया हमारा पाई बाई टू, ये हो गया माइनस पाई बाई टू, ठीक है। बनाओ, थोड़ा सा ये बता दो, मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ, फिर एक साथ नोट करना। माइनस इन्फिनिटी कॉट के किस वैल्यू के लिए होगा ऋषु, माइनस इन्फिनिटी कॉट के किस वैल्यू के लिए होगा, जीरो पे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब ये पाई के लिए होता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी किसके लिए होता है, पाई के लिए। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, पर हम माइनस पाई को कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसका, है ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट लेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें जो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो वही होगा x बिलोंग्स टू r, बट रेंज जो होगा वह हम क्या लेंगे, जीरो टू पाई। इसका ग्राफ बना सकते हो, बनाओ, वो बनाओ, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं।
इसमें एक पॉइंट होगा हमारा 0,π/2, एक पॉइंट है, ये पॉइंट यानी कि कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट को लेना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। x0 और y π/2। तीन पॉइंट कौन कौन से लोगे? वो पॉइंट तो नहीं ले सकते ना। कैसा कर्व होगा? कुछ इस तरह से होगा, इधर ऐसे, इधर जीरो से पाई की तरफ बढ़ेंगे। जीरो कमा π/2, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, ये पाई और ये जीरो। This curve is symmetric about y equal to कौन बोला? इधर सही बोला था कोई, ये मैं गलत सुन लिया। y इक्वल टू π/2। इधर बन गया, इधर बन गया। sec y equal to x, then y is equal to sec inverse x defined in its principal value branch।
सेक वाई किसके बीच लाई करेगा? ऐसा ना? इसका डोमेन और रेंज डोमेन तो क्लियरली पता चल रहा है, क्या है? आर माइनस क्योंकि हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही होगा ना? माइनस है ना, तो माइनस में हम ऐसा सिंबल यूज करेंगे या फिर ऐसा सिंबल यूज करेंगे, ये है ना? टिल दिस पॉइंट वी आर नॉट टेकिंग, ये है आर मतलब माइनस इंफिनिटी टू लेके इस पॉइंट को एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, और इस दोनों के बीच का जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि एंड मतलब इंक्लूडेड है, एंड इंक्लूडेड है। इसी को दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी कॉमा सॉरी माइनस इंफिनिटी -1 और यूनियन 1 to, अब समझ गया ना? रेंज क्या होगा? यहां से बताओ। y जो होगा कहां से कहां किसके बीच में लेंगे? y जो होगा यहाँ पे -1 मतलब माइनस इंफिनिटी से -1 तक के बीच में होगा, तो y कैसे लाई करेगा? इसके लिए y डिफाइन करो, इसके लिए y डिफाइन होगा अलग। π/2 पे सेक क्या होता है? π/2 और सेक नॉट डिफाइन होता है, दोनों तरफ नॉट डिफाइन होगा, ठीक है? तो यहां जो लेंगे और -1 कहां पे होगा? सेक -1 कहां पे होगा? देखो पाई पे भी होगा और -π पे भी होगा, है ना? क्योंकि सेक 1 कहाँ होता है? 0 पे होता है, ठीक है? तो हम +π लें कि -π लें? प्लस लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर प्लस और माइनस में डिबेट होगा और सेम वैल्यू होगी, लिस्ट वैल्यू दोनों ही सेम होगी, तो हम प्लस को चुनेंगे, जो कि हम कॉस्ट में देख चुके हैं। यहाँ भी क्या होगा? ये माइनस इंफिनिटी π/2 और यहाँ भी π/2, बट π/2 प्लस कहाँ होगा? π/2 प्लस और π/2 माइनस कहाँ होगा? वो समझने की बात है। बताओ। π/2 यहाँ पे होगा इसे, ठीक है? π/2 से लेके और पाई तक,
और ये होगा π/2 माइनस से लेके एक मिनट जीरो से लेके π/2 माइनस। तो रेंज क्या लिखेंगे? 0 से पाई माइनस π/2, ठीक है, 0 से पाई माइनस π/2। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो π/2 एक लाइन होगा, है ना, π/2 एक लाइन होगा। तो π/2 से ऊपर और π/2 के नीचे जो कर्व होगा वह एक प्लस इन्फिनिटी जाएगा, एक माइनस इन्फिनिटी जाएगा, है ना। इस तरीके से कर्व ग्राफ बनाएंगे। जीरो से पाई है ना, इसलिए थोड़ा नीचे कर्व ले रहे हैं। और एक ये लाइन होगा, ये पाई के लिए ले रहे हैं, और एक ले रहे हैं π/2 के लिए, है ना। पॉइंट्स बताओ, पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? -1, x जो है हमारा -1 है और 1 है, तो x हमारा एक 1 है और दूसरा क्या है? -1। ठीक है, क्या बोले? -1 नहीं एक्सक्लूडेड है, देख रहे हो, इंक्लूड है ना। देखो, इससे कंफ्यूजन हो सके दो तरीके से, ये ध्यान रखना, जब माइनस में लिखा रहे और एंड पॉइंट एक्सक्लूडेड रहे, ठीक है, मतलब ये मतलब इसको हम हटा रहे हैं, जब हटा रहे हैं एंड पॉइंट बाउंड्री है, बाउंड्री मौजूद है। यदि ऐसे एक्सक्लूडेड के पहले माइनस लगा रहे हैं तो एंड पॉइंट बाउंड्री जो है मौजूद है, यानी ऐसा। ये अगर ज्यादा समझ में आता तो ऐसे लिखो, बट तुमको ऑप्शन में ऐसे देके भी कंफ्यूज कर सकता है, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के कहने के, ठीक है, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, इसलिए दो तरीके से मैं लिखा हूं। पॉइंट्स बताओ, पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? देखो, जो इंक्लूडेड पॉइंट है वो तो क्लियर हो रहे हैं। एक हमारा -1, पाई है, एक -1, पाई है ना, x -1 और y, x -1 और y, एक पॉइंट यहां मिल रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट क्या है? 1,0, x1 और y 0, तो हमें दो पॉइंट मिल गए, एक यहां है और एक जो है यहां पे, ठीक है। अब उसके बाद कैसे चलेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे? बीच वाले जो पॉइंट है वो कैसे होंगे डिसाइड? जो π/2 से, जब हम मतलब ये सोचो, पॉजिटिव के लिए सोचो, क्योंकि उसकी फिर सिमेट्रिक हम बना देंगे। जब हम सेक यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है, 1 मान लो कि 1 रखते हैं, y 0 आया, पॉइंट मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि
पाई बाय 2 के लिए देख रहे हैं ना, पाई बाय 2 के लिए कहाँ आ रहा है, पाई बाय 2 प्लस, तो पाई बाय 2 से ऊपर आ रहे हैं तो कहाँ आ रहा है, और पाई बाय 2 से माइनस जा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, यह भी तो क्लियर है ना। हम इसको लिख नहीं सकते हैं, एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं क्या, बताओ एक बार क्या कैसा कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है, ये बताओ, ऐसा कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है, ऐसा कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, दिस इज नॉट ए वैल्यू, ग्राफ में कहां खोजेंगे इसको, क्लियरली है, पता है, ठीक है। और एक ऐसा हो गया, दूसरा हो गया ऐसे, एक हो गया हमारा इन्फिनिटी अकोमा पाई बाय 2 माइनस, और इसको लिख नहीं सकते हैं, इसको खुद समझना चाहिए। तो बताओ कर्व कहां शुरू होगा कहां जाएगा, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो पाई बाय 2 माइनस के लिए कहां जाएगा, यानी कि इधर से यहां से नीचे की तरफ आएंगे ना, समझ रहे हो ना, वैल्यूज पूरी तरह से लिखी हुई यहाँ पे क्लियर है, बस कर्व बनाने के लिए समझाना है मुझे कि कर्व बनाएंगे कैसे, ठीक है, इसीलिए ऐसा ग्राफ होगा। और सिमेट्रिक अबाउट, नहीं यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए कुछ और कहेंगे, सिमेट्रिक अबाउट ये लाइन होगा, अगर यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं उसके अबाउट हम सिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये लेंगे ही छोड़ो, जैसे जैसे जो ग्राफ है वो समझो। तो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का नाम बताओ, -1 कोमा ये 1,0 ड्रॉ करो, ग्राफ तो बना देंगे, बना बनाया ग्राफ तो तुम्हें मिल जाएगा, बट समझना जरूरी है कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, पॉइंट्स कैसे लेते हैं, इसीलिए मैं इतना डिस्कस किया। कॉट लिख लिए थे ना सभी, कॉसेक बना सकते हो, इसको पहले ड्रॉ करो तब देखते हैं, कॉसेक पे डिस्कस करेंगे। Let cosec y equals to x, then y equal to cosec inverse x, defined in its minus infinity cosec y minus 1 and minus infinity cosec y minus 1 cosec y infinity। बोलो इसमें क्या होगा, इन्फिनिटी कहां पे होता है, मतलब नॉट डिफाइंड कहां होता है, 0 पे, यहां पे क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी के लिए और प्लस इन्फिनिटी के लिए क्या लेंगे, -1 कहां होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में सोचो, साइन के लिए सोचो, साइन के लिए कहां होता है, -π/2, इसके लिए भी -π/2 होगा, -1, तो -π/2 y
एंड पॉइंट इंक्लूड होगा, है ना, पर ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। फिर यहां पे 0 प्लस, फिर y कहां से, ये नहीं होगा, पाई बाय ये इंक्लूड होगा। तो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, पहले डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा, डोमेन x बिलोंग्स टू, बोलो, r माइनस एग्जैक्टली द सेम, क्या होगा, -1 1, यानी कि क्या लिखेंगे, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी रेंज। क्या होगा, हाँ, ये हो जाएगा -π/2, ओ सॉरी -π/2 टू π/2 और -0। या एंड पॉइंट इंक्लूड था ना, ये इस पे ध्यान दो, ये क्या होगा, इंक्लूड है तो ब्रैकेट होना चाहिए ना, इंक्लूड है ना, यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा हूं, सॉलिड पॉइंट लिखा हूं, सॉलिड पॉइंट लिखा हूं, तो ये मेरे से मिस्टेक हो गया, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिए, तुम लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए था, इस पे ध्यान दे रहे थे। ये क्या होगा, एंड पॉइंट इंक्लूड, तो यहां भी माइनस क्या, 0। अब इसका ग्राफ बनाओ, π/2 -π/2, पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, एक पॉइंट सॉलिड पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है, मैं पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, क्या है, -π/2 कॉमा 0 कॉमा, ये देख रहे हो, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, क्या लिखेंगे, उल्टा उल्टा लिख दिए, -1 कॉमा -π/2, ये x है, ये क्या है, कॉसेक y जो है सो वो x है एक्चुअली, यह भी x है, ठीक है, तो एक पॉइंट होगा -1 -π/2 और एक होगा 1 π/2, तो उन दोनों पॉइंट को पहले हाईलाइट करें, यहाँ पे 1, यहाँ पर -1, तो -1 -π/2 और 1 ठीक है। अब जीरो की तरफ अप्रोच लेते हैं, तो 0 प्लस के लिए क्या है,
यस, जीरो प्लस के लिए प्लस इन्फिनिटी है, और जीरो माइनस मतलब, हाँ जीरो माइनस मतलब जीरो से नीचे माइनस इन्फिनिटी। तो कर्व कहाँ शुरू होगा? यहाँ शुरू होगा, यहाँ पे जाएगा, और फिर यहाँ शुरू होगा, तो होगा ना ऐसे ही विशु? कहाँ शुरू होगा कर्व? जीरो प्लस के लिए कहाँ शुरू होगा हर्ष? बोर्ड पे लिखा है, इतना क्या तुम दिमाग लगाते हो, बात करने पे लग जाओगे तो कैसे समझोगे? बोर्ड पे लिखा क्लियरली, जीरो प्लस के लिए कहाँ शुरू होगा? इन्फिनिटी। ये देखो, मैं बोला था ना लिखते समय, जीरो प्लस के लिए कहाँ, जीरो माइनस के लिए कहाँ, जीरो माइनस मतलब जीरो से, जीरो प्लस मतलब जीरो से, तो कर्व कैसे होगा? यहां शुरू करेंगे, यहां पे लाएंगे, यहां शुरू करेंगे, यहां पे लाएंगे। थोड़ा सा कर्व स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ बनाओ। यहाँ पे कर्व का नाम नहीं लिखा मैंने, तुम लोग लिख देना, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और ये कर्व का नाम है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। पॉइंट्स क्या है हमारे पास? एक है -1 कॉमा -π/2, और ये है 1 कॉमा π/2। चलो बनाओ। अभी डोमेन और रेंज और कर्व, ये तीनों चीज पे हमको फोकस करना था, बताना था। डोमेन, रेंज एंड द ग्राफ ऑफ ITF, ये तीन चीज मुझे अच्छे से डिस्कस करना था। आई होप कि तुम लोग को ये सब समझ में आया हो। नहीं आया हो तो तुम लोग कोई सा भी इसमें से पूछ सकते हो, कोई सा भी कर्व जो है ना, जो तुम लोग पलट के देखो, जो तुमको, या कोई भी ऐसा पॉइंट या डोमेन या कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट, पूछो, नोट करो पहले। डोमेन, रेंज, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स -1 से, रेंज -π/2, π/2, कॉस इनवर्स का यहां, tan का, डोमेन क्या, आर।
कॉट का, और क्या इंक्लूड नहीं होगा इसमें, मतलब इसका वो क्या होगा, रेंज क्या होगा? हाँ, -π/2 से एंड पॉइंट, फिर इसका 0 से पाई एंड पॉइंट। सेक का बताओ। सेक और कॉसिक दोनों का सेम है डोमेन, और -1 कॉमा, यहां भी सेम रेंज। सेक का पहले बताओ, सेक का 0 to पाई माइनस द एलिमेंट π/2, 0 to पाई माइनस π/2, इसका -π/2 to π/2 माइनस द एलिमेंट 0। इसको कैसे लिखोगे यूनियन करके? 1 पे क्या लगाएंगे? हाँ, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। फिर 1 to इंफिनिटी। इसको कैसे लिखेंगे यूनियन के फॉर्म में? इसको यूनियन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? π/2 पे क्या लिखेंगे? एक्सक्लूडेड यूनियन π/2 से पाई, यहां एक्सक्लूडेड एंड में इंक्लूडेड। लिख लो, जो सीखे हो वो लिख लो। तो सारा डोमेन और रेंज जो अभी हम पढ़े हैं उसको मैं इकट्ठा एक जगह लिख दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला tan ऑफ cos इनवर्स 1/2। बात नहीं, बात नहीं, बनाओ। क्या होगा? सिक्सटी माने π/3 -1/√3।
π/6 क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? -π/6। कितना? 1/√3। यहाँ बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? तब जाना पड़ेगा ना। फाइव π/6 करेक्ट। कैसे किए? ऐसे किए ना? हाँ वेरी गुड। प्लस π/6, पाई माइनस π/6। पाई पे क्या होता है? कॉस चेंज नहीं होगा। पाई माइनस π/6 ये चला जाएगा किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जीरो से पाई हम जाते हैं, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू जब भी इन्वर्स देंगे ना तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? 0 to पाई। 0 to पाई लेंगे तो पाई माइनस π/6 करेंगे, ठीक है, नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है? cosec ऑफ सेक इनवर्स -√2 प्लस कॉट इनवर्स, ये घर से बना के लाना होमवर्क। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल प्रॉपर्टीज सब देखेंगे और ग्राफ भी देखेंगे और भी। थैंक यू।